नमस्ते दोस्तों, ड्रामा की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे हेन और ह्योनवू की लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद उनमें सब कुछ ठीक नहीं था। ह्योनवू हेन से डिवोर्स चाहता है, लेकिन हेन को इस बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही वो उसे ये बताने जाता है, हेन उसको बताती है कि वो 3 महीने में मरने वाली है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। ह्योनवू हेन के गले मिलता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। हेन कहती है, तुम मेरे साथ मर क्यों नहीं जाते हो। ह्योनवू थोड़ा सा घबरा जाता है। हेन कहती है, तुम्हें पता है पहले ज़माने में सुंगजॉन टाइम में हस्बैंड वाइफ एक साथ दफनाए जाते थे, तुम मुझे मरने के बाद बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हो। ह्योनवू हंसकर कहता है, तुम्हारी हमेशा से ऐसे बुरे जोक्स मारने की आदत है, वो भी एक स्ट्रेट फेस के साथ। हेन कहती है, इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बिहेव करो। ह्योनवू हेन को बिठाता है, डिवोर्स पेपर्स को अपने पैर के नीचे दबाता है और बोलता है, डॉक्टर ने एग्जैक्टली कहा क्या। ह्योनवू बहुत ज़्यादा जानना चाहता है कि जो हेन कह रही है वो सच है कि नहीं है। वो बार बार हेन से कंफर्म करता है कि डॉक्टर ने सही में कहा कि 3 ही मंथ लगेंगे। फिर हेन उसे बताती है कि कैसे जब डॉक्टर ने उसे बुलाया था तो उसे पता ही नहीं चला, वक्त फ्रीज हो गया है। अचानक से हेन लॉबी से डॉक्टर के ऑफिस में बैठी डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में और बताती है। तो हम देखते हैं कि मीटिंग के टाइम में भी कभी 10-15 मिनट का लैग हो जाता था और हेन को पता नहीं चलता था, कभी कभी घंटों लैग हो जाता था और हेन को पता नहीं चलता था। जब हेन और ह्योनवू की बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी और हेन को पता ही नहीं चला था, डॉक्टर हेन को कहता है, हम ये अच्छे से कह सकते हैं कि आप कोरिया की पहली पेशेंट है, ये बीमारी बहुत रेयर है। हेन ह्योनवू को फिर बताती है, मैंने ज़िंदगी भर जब से मैं पैदा हुई हूँ हेल्दी रहने की कोशिश की है। ह्योनवू हेन को कहता है, हमें श्योर होना ज़रूरी है, क्या पता ये मिस डायग्नोसिस भी तो हो सकता है। ह्योनवू कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, पता नहीं आज रात को मुझे नींद आएगी भी या नहीं। तुरंत ही हम देखते हैं कि ह्योनवू को बहुत मीठी नींद आती है। वो बहुत आराम से सोता है और खुश होकर उठता है। वो शीशे में देख के गुनगुना रहा होता है। फिर उसे ख्याल आता है कि उसे तो नाटक करना है दुखी होने का। तो वो अपने आप को शीशे में देख के बोलता है, हंसो मत, मुँह थोड़ा नीचे करो और दुखी दिखो। वही दुखी लुक के साथ वो जाता है हेन के कमरे में। हेन लेटी होती है। ह्योनवू कहता है, हेन कभी 7 बजे के बाद तक तो नहीं लेटती। वो जाके उसके हाथ को टच करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता। ह्योनवू घबरा जाता है कि कहीं हेन मर तो नहीं गई। वो उसकी सांस चेक करता है। जैसे ही वो चेक कर रहा होता है, हेन उठती है और पूछती है, क्या हुआ। तो ह्योनवू उसे किस कर देता है और कहता है, मॉर्निंग किस है। हेन उठती है, ह्योनवू की शक्ल देखती है और कहती है, आज तो तुम्हारी स्किन काफ़ी चमक रही है, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई, पर तुम्हें देख के लगता है तुम काफ़ी अच्छी नींद सोए हो। ह्योनवू झूठ बोलता है, अच्छा मेरी स्किन चमक रही है, नहीं मुझे तो रात भर नींद नहीं आ पाई, मैं तो काफ़ी परेशान था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्योनवू और हेन कार में जा रहे होते हैं और हेन ह्योनवू को वार्निंग देती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया है, तो अगर किसी और को पता चला तो इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है। ह्योनवू कहता है, क्या तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बताओगी। हेन कहती है, अपनी फैमिली से ही तो मुझे सबसे ज़्यादा छुपाना है। मेरे दादाजी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे एक टास्क दिया था। उन्होंने कहा था कि वो मुझे चुनेंगे मेरे पापा के ऊपर अगर मैं 1 ट्रिलियन क्लब में चली जाऊँ, और मैं 1 ट्रिलियन क्लब में जाने ही वाली हूँ, तो क्या ये सब मेहनत मैं ऐसे ही जाने दूँ। हेन कहती है, अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं मरने वाली हूँ तो वो आपस में लड़ने लग जाएंगे कि मेरे एसेट्स किसके पास जाएंगे। हेन हंस के बोलती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, अपनी डेड बॉडी के ऊपर भी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूचल और उसकी वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि दादाजी ने सूचल को ब्रेकफास्ट से पहले क्यों बुलाया है। सूचल घबरा रहा होता है कि जो मैंने कॉफ़ी का बिजनेस सोचा था वो हिट होना था लेकिन फ्लॉप हो गया, दादाजी उसी बारे में मुझे डांटने के लिए बुला रहे हैं। सूचल की वाइफ कहती है, बिजनेस में तो रिस्क इन्वॉल्व होते ही हैं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूचल खड़ा होता है और उसके दादाजी बैठे हैं। उससे पहले दादाजी कुछ कहे, सूचल पहले ही कह देता है कि न्यूयॉर्क की कॉफ़ी ब्रांड का बिजनेस इसलिए खराब हुआ क्योंकि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और ये पार्ट ऑफ गेम है। तो उसके दादाजी कहते हैं, कॉफ़ी का बिजनेस, मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुमने 8 बिलियन वॉन के टैक्सेस ज़्यादा भर दिए हैं। मुझे सन इन लॉ ह्योनवू ने बताया था कि वो टैक्सेस नहीं भरने थे और तुमने ज़्यादा भर दिए हैं, पर तुमने कॉफ़ी के बिजनेस में भी लॉस किया है, कब सुधरोगे तुम। सूचल बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो किसी और गलती के लिए उसे डांटने के लिए बुलाया था। उसके दादाजी लगातार उस पर चिल्लाते रहते हैं कि तुम आखिर मेरा कितना नुकसान कराओगे। दादाजी कहते हैं, जो तुमने 8 बिलियन वॉन ओवर पे किए हैं, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुम्हारा फाइनेंस डायरेक्टर है ना, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कहते कहते वो सूचल को और ज़्यादा डांटते हैं। तो सूचल और ज़्यादा घबरा जाता है और डांट सुनते सुनते वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसको ड्रिप चढ़ रही होती है और एंजाइटी अटैक आया होता है। सूचल की मम्मी आती है और बोलती है, ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी। सूचल कहता है, पता नहीं जीजा जी को क्या हो गया था, वो अपनी जॉब में इतने अच्छे क्यों हैं, 8 बिलियन वॉन कोई सीरियस बात तो नहीं है, उनको दादाजी को बताने की क्या ज़रूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेन और ह्योनवू डॉक्टर से मिल रहे होते हैं और उनसे कंफर्म करते हैं कि जो उसकी डायग्नोसिस है वो सही है या गलत। डॉक्टर वही चीज़ बोलता है कि रिजल्ट सेम है, हमने दोबारा डायग्नोस कर लिया है और ये बहुत ही रेयर बीमारी है। ह्योनवू कहता है, आपको एग्जैक्ट बताना होगा, आप परसेंटेज में बताइए कि ये बीमारी का असर कितना होता है, मेरी लाइफ स्टेक पे है। हेन बाहर जाते जाते एक बीमार औरत को व्हील चेयर पे बाहर की ओर देखते हुए दिख रही होती है। हेन को ये अंदाजा आता है कि फ्यूचर में उसकी हालत भी ऐसी हो सकती है। खुद से बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा,
और ऐसा कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेन की मम्मी उसके ऑफिस आई होती है। हेन कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी मम्मी कहती है ह्योन-वू फोन क्यों नहीं उठा रहा, वो अपने ऑफिस में नहीं है क्या? हेन कहती है क्या काम है आपको उनसे? मम्मी कहती है 8 बिलियन वॉन कोई बड़ी बात नहीं होती। स्यूचुअल ने अगर वो ओवर पे करती है तो ह्योन-वू को इतनी छोटी छोटी चीज़ों में शिकायत करने की क्या जरूरत है? मुझे उसे अच्छे से सुनाना पड़ेगा, तब उसे समझ आएगा। तुमने ही ह्योन-वू को गाइड किया होगा कि स्यूचुअल की ऐसी शिकायत करो। हेन कहती है मैं अपने पर्सनल कामों में कुछ बिजी हूँ और परेशान हूँ, इसलिए मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। कि मम्मी कहती है तुम्हें पता है कि स्यूचुअल को एंजाइटी अटैक आया और उसे ड्रिप चढ़ी? हेन कहती है मैंने भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, लेकिन आपने उसके बारे में पूछा तक नहीं। उसकी मम्मी कहती है तुम तो इतनी कैपेबल हो कि अपनी बड़ी छोटी परेशानियों को खुद से सॉल्व कर लो। हेन कहती है हाँ मैं खुद से सॉल्व कर लूंगी, हमेशा से करती आई हूँ और अब भी कर लूंगी। उसकी मम्मी कहती है कहाँ है ह्योन-वू, मुझे उससे मिलना है। तो हेन कहती है अगर आपने मुझे या मेरे पति को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं आपके बेटे की जिंदगी इतनी बर्बाद कर दूंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगी। मम्मी कहती है अगर यही तरीका अपनाना है तो मैं भी यही तरीका अपनाऊंगी, चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। वह कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्योन-वू अपने लॉयर दोस्त के साथ बैठा होता है और कहीं रेस्टोरेंट में खा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है इन दोनों की बातचीत करने के लिए पब्लिक प्लेस मुझे सेफ लगती है। ह्योन-वू कहता है ऐसा क्यों? उसका दोस्त कहता है उस दिन जब तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और तुमने कहा था कि तुम इस शादी से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कितने दुखी हो। भले ही मेरी जॉब रिस्क में हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा ये डिवोर्स केस लड़ूंगा। ह्योन-वू कहता है अब मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। तो उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है क्यों? तुम तो उस दिन कह रहे थे कि तुम इस शादी से इतना परेशान हो कि तुम जी ही नहीं सकते। ह्योन-वू एक पर्ची में उसे एक एड्रेस की लोकेशन देता है और कहता है वहां मिलो तो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस लोकेशन पे होते हैं। ह्योन-वू कार से बाहर निकल के अपने दोस्त के कान में बताता है कि हेन 3 महीने में मरने वाली है। दोस्त शॉक्ड हो जाता है, खुशी से बोलता है अगर तुम थोड़े भी लेट होते और इस परिवार से डिवोर्स करके चले जाते तो तुम्हें 1 भी रुपया नहीं मिलता, लेकिन अब तुम्हारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सकते हो। ह्योन-वू कहता है हेन ने ऑलरेडी एक विल प्रिपेयर कर रखी है जिसमें उसने रिफ्यूज कर रखा है कि वो मुझे कुछ भी नहीं देगी, तो इसलिए मुझे इस परिवार से कुछ नहीं चाहिए, मैं इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। उसका दोस्त कहता है इतना ज्यादा पैसा और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी तुम ऐसे ही जाने दोगे? 3 महीने में हेन को अपने प्यार में फिर से पागल करो ताकि उसे रियलाइज हो कि अरे ये तो मेरा पति है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी वैल्यू करता है। मैं अपनी विल चेंज करके अपने एसेट्स इसके नाम करना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। ह्योन-वू कहता है मैं पैसों के लिए ऐसा थोड़ी करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्योन-वू फ्लावर्स का एक बड़ा सा बुके लेके हेन के सामने खड़ा होता है और उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। तो हेन एक ब्लैंक फेस के साथ उसे बोलती है तो? ह्योन-वू कहता है मैंने तुम्हें आज तक अच्छे से ट्रीट नहीं किया, पिछली बार भी हमारी एनिवर्सरी हम ढंग से नहीं मना पाए थे। कभी तुम बिजी होती थी, कभी तुम्हारा मूड खराब हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था तो कभी कुछ, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में ही तुम्हें बुके ला के दूंगा। और वो उसे फ्लावर्स का बुके दे देता है। हेन पहले तो ऐसे बिहेव करती है कि ऑफिस में बुके कौन लाता है और नॉन इंटरेस्टेड सा दिखती है, लेकिन जैसे ही ह्योन-वू चला जाता है तुरंत वो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि फ्लावर्स रखने के लिए मेरे लिए एक वास लेके आओ। में हम देखते हैं कि ग्रेस ह्योन-वू और हेन की नौकर से बात कर रही होती है और बोलती है क्या कपल के बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है? वो नौकरानी उसे बताती है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अब वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं। ह्योन-वू हेन की काफी केयर करने लग गया है। दिखाते हैं कि कैसे ह्योन-वू डाइनिंग टेबल की तरफ आता है और हेन को कहता है क्या ये डाइनिंग टेबल हमेशा से 12 जनों का था? तो हेन कहती है हाँ। तो ह्योन-वू कहता है ओह इतना बड़ा डाइनिंग टेबल था और मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, अब से मैं तुम्हारे बगल में यहाँ रह के ही खाऊंगा। श्रिम्प छिलता है और उसे हार्ट शेप का बनाता है। सीन में हम देखते हैं कि ह्योन-वू ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, वैसे ही हेन को खांसी आती है। तो ह्योन-वू हेन की तरफ आता है और परेशान होता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें खांसी क्यों आई? सबकी तरफ देखता है और बोलता है कोई कॉल करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। सब ह्योन-वू की तरफ देखते हैं कि ये इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों हो रहा है। हेन भी उससे कहती है मैंने पानी पिया था जो कि मेरे गले में रख गया था, इसलिए मुझे खांसी आई, इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हेन अपने हाथ फोल्ड करके बिना जैकेट के बाहर खड़ी होती है, तो ह्योन-वू पीछे से आके उसे अपना कोट पहना देता है। उसकी असिस्टेंट ये देख के बहुत ही वियर्ड फेस बनाती है। फिर ह्योन-वू हेन के चीक्स में टच करके बोलता है तुम्हारे गाल इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? फिर उसके हाथों को टच करता है और हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं, इतनी ठंड में क्यों खड़े हैं हम? फिर वो हेन के हाथों को अपने जेब में डालता है। हेन की असिस्टेंट पीछे से बोलती है अगर मैम को ठंड लग रही है तो क्या हम एम्बुलेंस बुला लें? और उतने में उसकी कार आती है। ह्योन-वू एक जेंटलमैन की तरह हेन को सीट ऑफर करता है और उसका सर कार की छत से ना लगे करके हाथ भी लगाता है। कार में जाते हुए ह्योन-वू का मूड काफी अच्छा होता है, तो हेन उससे कहती है इतना ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। ह्योन-वू कहता है ड्रामेटिक? तो हेन ह्योन-वू के हाथ की तरफ इशारा करती है और बोलती है ड्रामेटिक का मतलब ये, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, लाइन क्रॉस मत करो। तो ह्योन-वू हाथ हटा देता है। ह्योन-वू की बड़ी बहन का क्वींस पार्लर है जिसमें लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे ह्योन-वू हमें डायना की याद दिलाता है। तो दूसरी लेडी बोलती है ऐसा नहीं है, डायना का तो डिवोर्स हो गया था, ह्योन-वू तो अपनी शादी में काफी खुश है। जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो ह्योन-वू की बड़ी बहन बहुत नर्वस हो जाती है और एक क्लाइंट के जिसके वो बाल कर्ल कर रही होती है वो खींच देती है। ह्योन-वू की बड़ी बहन कहती है डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो टीवी शोज भी डिवोर्स पे बनते हैं। तो एक लेडी कहती है
मुझे तो पहले से ही पता था उनकी शादी नहीं चलेगी। जब आपकी दोनों फैमिलीज में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल गैप हो तो यूजुअली शादियाँ चलती नहीं है। दूसरी लेडी कहती है पर ऑफ कोर्स ह्योनवू डिफरेंट है, वो अपनी शादी में खुश है ना। तो ह्योनवू की बड़ी बहन कहती है हाँ ऑफ कोर्स वो अपनी शादी में बहुत खुश है। हेन के परिवार से शादी करने के बाद ह्योनवू के परिवार को लोकेलिटी में बहुत मान सम्मान मिला, फाइनेंशियली उनकी बहुत हेल्प हुई। इस वजह से वो नहीं चाहते कि ह्योनवू का डिवोर्स हो। ह्योनवू की मम्मी कहती है पर दो लोग शादी में आपस में खुश नहीं है, बेटर है कि उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए और इसके आगे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। हेन की फैमिली डिनर हो रहा होता है। ह्योनवू और हेन काफी दूर दूर बैठे होते हैं। हेन की मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक लॉसूट फाइल करने वाली हूँ, तुमने मेरे लैंड के ऊपर अपने डिपार्टमेंट स्टोर को बनाया है। तो हेन कहती है वो लैंड ज्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा था और मैंने आपसे परमिशन ली थी। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके लिए मुझे गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। कल को लोग कहेंगे कि मैंने सूचल की जगह उन पर ज्यादा मेहरबानी की है और मेरे लॉयर ने ऐसा करने से मना किया है। हेन कहती है पहले भी तो कह सकती थी। बहस चल रही होती है तो हेन का पापा उससे कहता है तुम्हारी मम्मी ये केस प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती है। वो ह्योनवू को कहता है दामाद जी आप जरा इस मैटर पे देखिए और एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन लेके आइए। हेन गुस्से से खड़ी होती है और कहती है अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, क्या मतलब है इस बात का? क्या मुझे डर कर पीछे हट जाना चाहिए? मम्मी की तरफ देख के कहती है अच्छा तो जब आपने मेरे ऑफिस में मुझसे कहा था कि चलो अब देखते हैं कि कौन किससे जीतेगा, तो आपका मतलब ये था? ह्योनवू खड़ा होता है, हेन की मम्मी से बोलता है कि अगर आपने लॉ सूट फाइल कर ही लिया है तो ये बात अगर मीडिया में फैल गई तो घर की बदनामी होगी, इस वजह से क्वींस के शेयर्स पे असर पड़ेगा, मुझे चेयरमैन होंग को डिटेल्स बतानी पड़ेंगी और चीजें काफी मेसी होंगी। फिर वो हेन की तरफ जाता है और कहता है मैं हेन को अब ले जाता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। लिफ्ट में ह्योनवू और हेन खड़े होते हैं। ह्योनवू हेन को कहता है तुम खुद कह रही थी कि तुम अपनी बीमारी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहती हो, तो तुम इतना आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों बिहेव कर रही थी? तो हेन कहती है मैं जानती हूँ मैं आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर तो तुम बिहेव कर रहे हो। मेरी और मेरी मॉम की लड़ाई में तुम कब से बीच बचाव करने लग गए, तुम कब से मुझे इतने प्यार से देखने लग गए, तुम सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो। ऐसा कह के वो उसका हाथ झटक देती है। वैसे ही एक्ट करो जैसे तुम हमेशा एक्ट करते हो, ओवर करने की जरूरत नहीं है, तुमने कब मेरे लिए श्रिम्प छीलना शुरू कर दिया। ऐसे कह के वो लिफ्ट से चली जाती है। सीन में हम देखते हैं ह्योनवू अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है मेरे और हेन के बीच में चीजें कभी सुधर नहीं सकती, कैसे जो लोग 3 साल से स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं उनमें अचानक से प्यार हो जाएगा। उसका दोस्त समझाता है पर ऐसा केस 3 साल पहले नहीं था, तुम एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, इसलिए अपने घर वालों के खिलाफ जाके भी तुमने शादी की। ह्योनवू कहता है वो तो काफी सालों पहले की बात थी। उसका दोस्त उसे समझाता है कि जो प्यार पहले था वो दोबारा भी तो हो सकता है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। शादी एक्चुअली चीज ही ऐसी होती है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। जब आप एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव हो जाते हैं तो मैरिज में कोई थ्रिल नहीं रहता, कोई फन नहीं रहता, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए मैं तो एज अ डिवोर्स लॉयर सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप प्यार करते हो तो उसे शादी मत करो, क्योंकि जब शादी आ जाती है तो सारी चीजें बिगड़ने लग जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप कैसा फील करते हैं इस सीरीज के बारे में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।